बहन दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हाँ जो दोस्तों, ऐतिहासिक फैसला, अब आपको न्याय मिलेगा आपकी अदालत में, ये हाई कोर्ट ने कहा है। और एएफटी की मैं बात करूंगा, जबरदस्त फैसला है, कल का आया है। और मैं दूसरी बात करूंगा, वन रैंक वन पेंशन को लेकर अधिकारियों ने कपड़े उतारे, जंतर मंतर पर किया प्रदर्शन, आखिर क्यों? और मेजर जनरल साहब कह रहे हैं पूर्व सैनिकों से अब इकट्ठे हो जाओ। यदि आपको समाज में सही तरीके से रहना है, प्रशासन से काम कराना है, तो आपको एकजुटता दिखानी होगी। और यह था ग्वालियर चंबल संभाग के अंदर हमारे कार्यालय का एक उद्घाटन होता है जहां भूतपूर्व सैनिकों का संगठन है। और मैं बात करूंगा सैनिकों का सफल ऑपरेशन और किस तरह खुश होते हैं, भारत माता की जय लगा रहे हैं। और वहां पर 3 आतताइयों को जन्नत में पहुंचाया था। और सीधी सी बात, एक यंग कैप्टन, इकलौता 25 साल का एक कैप्टन हो जाता है शहीद। अब मां बाप का क्या है हाल, देखते हो दोस्तों खबरें करते हुए साथ से। सबसे पहले ये जो स्क्रॉल हो रहा है साइड में, और एक हाई कोर्ट का बड़ा जजमेंट है। और जजमेंट क्या है, यानी कि जजमेंट ऑन कंटेम्प्ट पावर टू एएफटी बाय दिल्ली हाई कोर्ट इन ए लैंडमार्क जजमेंट डिलीवर्ड बाय ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट। यानी दिल्ली हाई कोर्ट का एएफटी को कंटेम्प्ट ऑफ पावर का फैसला। माने दिल्ली हाई कोर्ट के एक अहम फैसले में सरकार की अपील का निपटारा कर दिया गया। एएफटी के पहले सुनाए गए फैसलों को बरकरार रखा गया है। आसान शब्दों में आज का फैसला यह कंफर्म करता है कि अगर सरकार उसके ऑर्डर और जजमेंट को लागू नहीं करती है तो एएफटी कंटेम्प्ट शुरू कर सकता है। यानी बिल्कुल आपने ये आदेश देखा, और आदेश में आप सीधे सीधे इसका फायदा क्या है। अब थोड़ा सा एएफटी में आते हैं, फिर आपको देख सकते हो 40 से 45 पेज का आदेश है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल कोर्ट मार्शल में मुख्य रूप से सेवारत और सेवानिवृत्त रक्षाकर्मी, सेना, नौसेना, वायुसेना से संबंधित सेवा मामलों की सुनवाई करती है। पेंशन, पदोन्नति, तमाम चीजों की अनुशासन कार्रवाई की पहल करती है। और इसमें सेवा संबंधी मामले, पदोन्नति है, वरिष्ठता यानी सीनियरिटी है, आपका ट्रांसफर है, इसमें कहीं आपके साथ भेदभाव हो रहा है उसके लिए आप जा सकते हो। पेंशन और भत्ते, पेंशन और बेनिफिट यानी सेवानिवृत्त सैनिकों की पेंशन में विसंगतियां, डिसेबिलिटी पेंशन, फैमिली पेंशन, किसी प्रकार की पेंशन में कोई गड़बड़ी है, आप एएफटी में जा सकते हो। कोर्ट मार्शल में अपील, सेना, नौसेना, वायुसेना के कोर्ट मार्शल द्वारा यानी सजा के खिलाफ आप अपील कर सकते हो। डिसिप्लिनरी मैटर, सैनिक द्वारा अनुशासन तोड़ने, ड्यूटी से अनुपस्थित रहने या अन्य सैन्य अपराध करने पर आपका कोर्ट मार्शल या कोई सजा होती है, उसके लिए जा सकते हो। फाइनेंशियल इरेगुलरिटी यानी भ्रष्टाचार और आधिकारिक शक्तियों के दुरुपयोग से जा सकते हो। यानी आम आदमियों की हत्या या बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों की सुनवाई आमतौर पर सिविल अदालत में होती है, न कि सेना केस में। बाकी चीजें, सारी चीजें आपको एएफटी में होती हैं। अब एएफटी को क्या, कंटेम्प्ट ऑफ पावर, यानी एएफटी जैसे बहुत सारे डिसीजन है एएफटी आपके फेवर में दे देती है और सरकार उसको मानती नहीं। सरकार क्या करती है, यानी रिट डाल देती है, आगे हाई कोर्ट में डाल देती है, यानी वो पैसा नहीं दे सकती। लेकिन अब हाई कोर्ट ने दिल्ली एएफटी को पावर दे दिए प्रिंसिपल ब्रांच के, जो आदेश है वो सरकार लागू करेगी, नहीं आप कंटेम्प्ट शुरू कर सकते हो। ये चीयर्स, यानी बहुत बड़ी खुशखबरी है और सही में खुशखबरी है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे मामले हैं, बहुत सारे एडवोकेट हैं जो जुड़े, उनसे बात होती है और लोग केस करने से घबराते हैं कि पैसा दे देंगे, डिसीजन भी मिल जाएगा और सरकार इंप्लीमेंट नहीं करेगी। तो ये कहीं ना कहीं एएफटी की गरिमा नीचे जा रही थी। उस गरिमा को बरकरार बनाए रखने के लिए ये एक ऐतिहासिक निर्णय है जो कि भविष्य में मील का पत्थर शामिल होगा। तो जिस तरीके से हमारे वॉरियर मुकुल साहब ने ट्वीट करके दिया है, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद दोस्तों। अब मैं आपके सामने एक वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें आप देख रहे हो वन रैंक वन पेंशन हमें चाहिए। और ये है सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स, और वो एक संगठन है, वहां उनके महासचिव रणवीर सिंह लगातार कह रहे हैं कि हमारे सैनिकों को शहीद का दर्जा चाहिए, हमें वन रैंक वन पेंशन चाहिए, हमें सेना की तरह पुरानी पेंशन चाहिए, हमें सैनिक बोर्ड चाहिए, हमें सारी सुविधाएं चाहिए। हम भी 24 घंटे लगातार नौकरी करते हैं, सादत होती, तकलीफ होती है। हम इसलिए कर रहे थे, हम रोज मरते हैं, रोज हमारे को शहीद का दर्जा नहीं। हमारी मांग है कि हमारे जवानों को 1-1-4 के बाद जो भर्ती देना, संसद को हमने बताया, हमारे जवानों की 1-1-4 के बाद पेंशन होनी चाहिए। हमारी मांग है वन रैंक वन पेंशन, क्योंकि हमारे एजेड आदमी को हमने पूरी देश सेवा में लगाया, तो हमको सौतेला व्यवहार हम मरते हैं बॉर्डर्स पे, 50,000 बॉर्डर पे बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबी पे हिमवीर हैं, आईटीबी पे गरेवाल पैदा होंगे। 2004 के बाद हमारी जवानों की बंद कर दी, जबकि सेना की लागू है। लोगों को मालूम होना चाहिए सेना क्या है, सेना क्या है, क्या है।
देखने वाली बात है कि उन्हें वन रैंक वन पेंशन के साथ कई मुद्दों को लेकर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया कल, और अपने कपड़े उतार के, यानी वहां पर ये अधिकारी है मैक्सिमम, और ये अपने नीचे जो कर्मी हैं, जवान हैं, उनके हितों के लिए इस तरीके से सरकार के सामने लगातार ये कल का नहीं, लगातार मुखर हैं, पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। तो इस तरीके से जहां उन्होंने सेना के अंदर अगुवाई की है, उसी तरह रिटायरमेंट के बाद इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन जिसकी हम भरपूर प्रशंसा करते हैं। अब मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, हम आपके सामने जो वीडियो देख रहे हैं वो है हमारे सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल राधेश्याम शर्मा साहब हैं, और यहां पर ग्वालियर चंबल संभाग में भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के जितने भी पूर्व सैनिक हैं वहां पर इकट्ठे हुए, उन्होंने एक अपना ऑफिस का, अपने काम के संचालन की एक ऑफिस का उद्घाटन कराया। मेजर जनरल रिटायर्ड आप राधेश्याम शर्मा साहब की बात सुन सकते, तो उन्होंने कहा है कि आपको अब एकजुट रहना होगा। जो सर्विस में रहे, हालांकि डिसेबल्ड थे, लेकिन उन्होंने पूरी सर्विस की, उनको जो अब डिसेबिलिटी पेंशन मिलती थी उसके ऊपर अभी टैक्स लगा दिया गया है। शायद आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा होगा, पेपर्स में पढ़ा होगा। अब ये बताइए, हमारे इतने जवान और ऑफिसर्स अपने टांगे गवा चुके हैं, दोनों। वो सर्विस में रहे, फिर भी जब उन्होंने कहा कि भाई हम फिट हैं, हमारी टांगे चेंज करवा दो, हम सर्विस में रहे, उसके बाद उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिली। अब साहब वो भी टैक्सेबल करनी पड़ेगी। यानी ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार भी जो है ना, अब ये बात कितनी बुरी लगी है, और ये पॉइंट जो है ना, बहुत से सिविलियंस, कुछ इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये तो बहुत बुरी बात है। तो अब उस पर भी विचार किया जा रहा है। आप लोगों ने ये नया संगठन बनाया, नया क्या है, हम लोग तो वही हैं पुराने, आज यहाँ बैठे कल वहां बैठते थे। सबकी भावनाएं एक हैं, सबकी समस्याएं एक हैं। मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप जो है ना अपने उद्देश्य में सफल हो। जो आपका उद्देश्य है कि हम जो है इकट्ठे रहें और एक दूसरे की मदद करें। मैंने पहले भी कहा था कि देखिए, हम लोग जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, इनमें कई लोगों के पास अलग अलग दक्षता है, अलग अलग कार्य करने की निपुणता है। तो कोई ईएवी से है, कोई ऑर्डिनेंस से है, कोई कुछ सर्विस कर रहा होगा, कोई बसें, कोई ट्रक, कोई कार वगैरह, ये कि कई लोग जो है कुछ कर रहे होंगे। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि एक जरूर आप बनाइए। मैंने आते ही कहा था, पहले भी मैंने कहा था कि जितने भी लोग हैं अपने संगठन में, या जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं, उनका एक डायरेक्टिव टाइप बनाई जाए, जिससे कि किसी भी सैनिक को कोई तकलीफ हो तो वो कम से कम किसी से बात कर सके। अभी जो है ना, हम बात नहीं कर पाते, कई लोगों को प्रॉब्लम्स हुई हैं, संगठन पहुंचा है, संगठन ने मदद की है। खास करके उन महिलाओं की जिनके पति जो है ना बाहर थे, उनको बैंक वाले तंग कर रहे थे, जो बैंक अकाउंट था। समय आ गया है, उन्होंने कहा है कि जहां आप रहते हो समाज भी आपका शोषण करेगा, प्रशासन भी आपको परेशान करेगा, प्रशासन आपकी बात नहीं सुनेगा। भूतपूर्व सैनिकों के तमाम प्रकार के मुद्दे, एक कम्युनिटी है और आपके अंदर क्षमता है, दक्षता है, बस एकता की कमी है और आपने एक हो जाना है। और डिसेबिलिटी पेंशन के मुद्दे पर सरकार को उन्होंने लताड़ा, कहा कि सरकार सैनिकों के डिसेबिलिटी पेंशन, जो कि कोई आप समझ सकते हो किसी ने अपनी टांगें गंवाई हैं, बाजू गंवाया है, अपना शरीर की परवाह न करते हुए देश की रक्षा की हो, देश की रक्षा के लिए, यानी उनके साथ जितनी जो डिसेबिलिटी हुई है उसके ऊपर भी टैक्स लगा रहे, ये गलत है। और वहां पर आप देख सकते हो संगठन के अध्यक्ष रामोतार सिंह परमार की अगुवाई में भूतपूर्व सैनिकों में जोश देखा गया, जुनून देखा गया। हम उम्मीद करते हैं कि भूतपूर्व सैनिकों के मामले प्रभावी ढंग से सरकार के सामने रखें और जितने भी ग्वालियर के पूर्व सैनिक हैं वो सब इकट्ठे हों, चाहे वो किसी संगठन में अलग अलग काम करते हो, लेकिन पूर्व सैनिकों का काम है, यानी उनका एक ही मुद्दों, एक ही तरीका है, इसलिए आपको अपने आपस में उस तरीके का भेदभाव नहीं रखना होगा। तो देखिए ये बड़ी खबर। अब मैं बात करूंगा
सेना का एक सफल ऑपरेशन। हाँ जी दोस्तों, जैसा हमने कल कहा था कि सेना ने 3 आतताई बड़े कमांडर यानी ये पाकिस्तानी यानी इनको जन्नत में पहुंचाया, और उसके बाद किस तरीके से खुशी मनाते हैं आप देख सकते हो चेहरे पे। कितने दिनों से खाना नहीं खाया होगा, प्यासे होंगे, जिंदगी का डर है कहीं गोली न लग जाए, और जब ऑपरेशन सफल होता है तो किस तरीके से भारत माता की जय, वंदे मातरम, भगवान की जय, यानी दुर्गा माता की जय, अपनी यूनिट की जय, नाम नमक और निशान की जय, वर्दी की जय, देश की जय बोलते हैं। लेकिन ये उनके दुश्मन नहीं थे, ये देश के दुश्मन थे, और इन देश के दुश्मनों के अपने प्राणों की बाजी लगाकर ठिकाने पे किया है। ये जनता को संदेश देना है आपने, ये जुनून होता है सेना का, इसमें कोई आर्टिफिशियल नहीं है। ये अंदर से वो कितने खुश हैं, एक दूसरे से कह रहे हैं भाई देख तेरी एलएमजी से ठोका गया है, देख ठोका गया है। आजा भाई एलएमजी, 13 ही राउंड लग रहा है रे उसके उधर। बोल बजरंगबली जय, माता की जय, वीर सरदार की जय, बख्शोट कंपनी की जय, कलका माता की जय, बोल बजरंगबली की जय। जिसके बाद वहाँ पे जो भारत माता की कलका माता की छब्बीस सरदार की बोल बजरंगबली की जय। किस तरीके से खुश हैं, बहुत अच्छा लगता है। और इनके लिए आप एक लाइक, एक कमेंट जरूर कर सकते हो। और सिर्फ मैं यही चाहूंगा कि भारतीय सेना जिंदाबाद रहनी चाहिए। और मैं बात करूंगा दोस्तों इसी कड़ी में, आप देख सकते हो 25 साल का कैप्टन अमन जिसकी मौत हो जाती, 25 साल उम्र है, उसके चेहरे को देख सकते हो आप। और ये यूपी के कैप्टन की कश्मीर में हार्ट अटैक से मौत, इकलौते बेटे से लिपट कर रोई मां, और चचेरी बहन बोली बस एक बार चेहरा दिखा दो। देखो बेटा, इनका अकेला बेटा था, न कोई बेटी थी, और अकेले बेटे को देश के लिए उन्होंने कुर्बान कर दिया। और खुद माता पिता इंजीनियर हैं, अच्छे वेल सेटल हैं। लेकिन आप देख सकते हो दोस्तों, कुशीनगर के 25 साल के कैप्टन अमन सिंह की जम्मू कश्मीर में हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। रविवार को उनकी बारामूला में पोस्टिंग थी। तबीयत बिगड़ने के साथ लड़कों ने कंधे पे उठाया और वहां पर हेलीकॉप्टर से श्रीनगर ले गए, लेकिन वो जान उनकी नहीं बचा सके। और ये आप दोस्तों आप कह रहे हैं कुशीनगर की हाटा तहसील के अब्दुल हमीद नगर के रहने वाले थे। अमन परिवार के इकलौते बेटे थे। सोमवार को कैप्टन का पार्थिव शरीर श्रीनगर से दिल्ली और दिल्ली से गोरखपुर, और जहां से फूलों से सजी सेना की गाड़ी में उनका कुशीनगर ले गया। पार्थिव शरीर के घर पहुंचते ही हजारों की संख्या में मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। मां विभा, पिता यशवंत और दादी बेला देवी का रो रो कर बुरा हाल, यानी आप देख सकते हो सब रो रहे हैं, ढाढ़स बंधा रहे हैं। और वो टीईएस के जरिए सेना में गए थे। आप देख सकते हो बारामूला में उनकी पोस्टिंग थी और तमाम तरीके के आप देख सकते हो। लेकिन दोस्तों एक खास बात मैंने इसमें देखी, हम बहुत जल्दी गांव को छोड़ देते हैं। अब इनका पार्थिव शरीर गांव में गया था, वहां इनके चचेरे भाई वगैरह कोई रहते थे। हम जाकर के बहुत छोटा परिवार होता जा रहा है और गांव से हम पलायन करते जा रहे हैं। हम सभी से उम्मीद करते हैं कि गांव हमारा एक जड़ होती है। शायद ये आपको मेरी बात कितनी अच्छी लगे, लेकिन मैं नहीं जानता, लेकिन गांव से जरूर जुड़े रहें किसी न किसी तरीके से। धन्यवाद। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। बाहर खड़े हैं, जो भी यहाँ मौजूद हैं, सभी को मैं नमन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाले समय के लिए हमारे संगठन जो भी हैं ग्वालियर के पूर्व सैनिक, वो सभी हम लोगों के विकास के लिए, हम लोगों के सहयोग के लिए, और जो भी परेशानियां हमारे सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को आती हैं, उनके समाधान के लिए एकजुट होकर कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ हमारा कर्तव्य बनता है, हम एक सैनिक हैं और एक अनुशासित ड्यूटी करने के बाद सामाजिक जीवन में हम लोगों ने प्रवेश किया है, तो हमारा ये भी दायित्व बनता है कि हम समाज के साथ, समाज की जो बुराइयां हैं उनको दूर करने की कोशिश करें और उनका भी सहयोग लें और उनको सहयोग दें। अभी कुछ देखने में आया है, कई, ये आप सभी लोग जानते हैं, ग्वालियर में कई 7-8 संगठन हो गए हैं और सभी संगठन, आदमी ये सोचता है, हमारा सैनिक जो जुड़ा हुआ है अलग अलग ब्रांचेस तैयार कर रहे हैं और ये सोचते हैं कि जो है कि हम ही हैं। तो जहां घमंड की भावना आ जाती है वहां दिक्कत होती है।
मैंने कई मंचों पे पैसे भी कहा है और वो भी कहा है, जो कुशल नेतृत्व कर सके, जो हम लोगों के भलाई के लिए काम कर सके, सभी संभावनाओं को तलाशते हुए आगे बढ़ सके, वो नेतृत्व करे और हम लोग सब उनके साथ रहें। क्या परेशानियां हैं आपने अभी देखी, अभी हाल में व्यक्त करता हूँ। यहाँ जो आप लोगों ने कीमती समय निकाला उसके लिए मैं आपका ऋणी और आभारी हूँ। बात अभी आपने सभी वक्ताओं को सुना, बहुत अच्छे विचार रखे, बहुत ही उत्तम और सही विचार है। विषय ये नहीं है कि मैं अध्यक्ष हूँ, अध्यक्ष कौन है। विषय सैनिकों के हित का है और हित का होना भी चाहिए। सैनिक संगठन यदि हिलता है तो ग्वालियर कलेक्टेड को पता चलना चाहिए कि आज सैनिक अपने नाराज क्यों है, तब तो ये संगठन है। कोई वाम मोर्चा तो हम है नहीं, कभी भी बात खड़े होंगे, कहीं भी चल देंगे। हाँ मानता हूँ छोटी मोटी समस्याएं आती हैं, 2-4 लोग अपन निपटा लेते हैं, लेकिन संगठन में मैसेज या डाला जाता है तो वजह वाजिब होनी चाहिए और संगठन की शक्ति लायक होनी भी चाहिए, तब तो ये संगठन है। नहीं तो ऐसे ही वाम मोर्चे बना के हम लोग घूमते रहेंगे, उसका कोई औचित्य नहीं। दूसरी बात यह है कि कंगूरा जो बुर्ज होता है, बुर्ज को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी बुनियाद में भी पत्थर लगे हुए हैं, जब ही हम चमक रहे हैं। यदि उस बुर्ज को पता है कि बुनियाद हमारी खड़ी है, वो ईंटें और पत्थर दिख नहीं रहे हैं, लेकिन हम उन्हीं की वजह से खड़े हैं, तो आप यकीन मानिए उसकी पताका दूर तक हमेशा भुजा फहराती रहेगी। जिस बुर्ज को यह हो गया कि नीम में गड़े हुए पत्थर बेकार हैं, ये तो बेमतलब के आप मानना, सबसे पहले वो बुर्ज ही गिरेगा जो सबसे ऊंचा शिखर सूरज ही चमक रहा है। तो मैं आप सबसे ज्यादा वक्त न लेते हुए आपके मार्गदर्शन में काम करूंगा, आपके संरक्षण में काम करूंगा और जहां तक संभव है अपनी विवेक और बुद्धि के अनुसार ही काम करूंगा। जो जाए